जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैंने जानबूझकर 2014 के पहले का भारत, बाद का भारत चुना है कि कांग्रेस ही आरएसएस की जननी है, या कांग्रेस और भाजपा दो सिक्के के एक ही रुपये है। मैं भी ऐसा कहता था, और मुझे तो मैंने बोला कि कांग्रेस ने मुझे जेल में डाला था, पुलिस कस्टडी में था मैं, तो भी मोदी आने के बाद जो मैंने कांग्रेस का, नेहरू फैमिली का शुरू से अभ्यास किया है, त्याग जिसको कहते हैं त्याग, ये त्याग की बात हम समझते ही नहीं। अभी अभी ये प्रियंका को घर निकालने के कारण उसके इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के घर की बात हो रही है। देखे मैंने वो घर, मोतीलाल नेहरू ने दान कर दिए कांग्रेस को, राष्ट्र को। दिल्ली में भी जो था दान कर दिया। तो बात क्या है, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद करी, उनके ऊपर हम आज जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ठीक है ना, आपको पसंद नहीं है उनकी आइडियोलॉजी, तो उनकी बदनामी क्यों करते हैं? तो 2014 के पहले, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के दिनों में, ये आरएसएस वालों ने सब देश भर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू करे थे। उसके प्रूफ है, दयाल करके यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे मूछ वाले, मुझे उनका अभी याद नहीं आ रहा नाम, उनके होम सेक्रेटरी थे दयाल करके, वो बोले कि मैं ट्रंक लोड पुरावा लेके हमारे सीएम के पास गया कि गोलवलकर क्या कर रहा है यूपी में, सब जला रहा है यूपी। तो उन्होंने सिर्फ कहा कि उनको फोन पर ले लो, कहाँ है वो, और फोन पर लिया और कहा कि आप यूपी छोड़ जाओ। सुनो, प्रोसिक्यूशन, कुछ एक्शन नहीं। तो ये उनका हौसला हमेशा बढ़ा है। तो फिर देश में 2014 के पहले के दंगे देखो तो, बॉम्ब स्फोट देखो तो, बाबरी मस्जिद का ढोना देखो तो, गुजरात देखो तो, मोदी जी तो कहते हैं कि हर आपत्ति के अवसर में बदल देना चाहिए, आपत्ति को अवसर में बदल देना चाहिए। कैसे? गोधरा हुआ तो सब डेड बॉडियां लेके वो फ्यूनरल कर रहे थे स्थानिक लोग, तो नहीं बोले ये सब बॉडियां अहमदाबाद में उसका जुलूस निकालेंगे। क्यों जुलूस निकालेंगे? तो आपत्ति का फायदा उठाकर उसका अवसर में बदल करना था। और फिर जो होना है सब देश के सामने है। मेरा कहना यह है कि उसके बाद, वो बाबरी मस्जिद के बाद इनका हौसला और बढ़ा, और हम कुछ भी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि आप ढांचे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो वाजपेयी का 5 तारीख रात को भाषण है। ये सब लोग कहते हैं कि वाजपेयी बहुत सज्जन थे, वो उनका मुखौटा था, लेकिन थे तो वो संघ के, और थी जहरीली विचार संघ की। तो 5 तारीख को रात को भाषण क्या किया कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कार सेवा की इजाजत दी है। अभी कार सेवा हम ये नोकीले पत्थर, ये डोम होते हुए कैसे करेंगे? तो क्या करना चाहिए? तो ये सब समतोल करना चाहिए। ये 5 तारीख को रात को भाषण करके वाजपेयी चले आए, और जिनको सामने रखना था वो आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वो दो कोई ऋतुम बराब, ये सब साध्वी, उनको रखा। और लाखों कार सेवक देश भर से आए, ट्रेन भर भर के आए थे। तो एक वीडियो अभी भी मैं आप
क्या होता है कि समय नहीं इतना मिलता। एक वीडियो अभी भी मेरे फेसबुक पर है कि ये ढांचा गिराने की साजिश पहले से वो तय हो गई थी, और वहां का चीफ मिनिस्टर उनका ही था, कल्याण सिंह। ये सब वहां उनको इकट्ठा होने दिया, ये भाषण किया 5 तारीख को, वाजपेयी चले गए। तो फिर क्या हुआ? जो है आपके सामने है। उसके पहले उसके बाद रथ यात्रा जब चल रही थी तब भी हजारों लोग रास्ते में मारे गए थे, दंगे हुए थे। तो लालू जी ने पहली हिम्मत दिखाई देश में। देखो, सभी देश के इतने चीफ मिनिस्टर थे, लालू जी ने हिम्मत दिखाई और आडवाणी का रथ रोका। और उनका भाषण क्या है लालू जी का? लालू जी तब 35 साल के थे। बोले मेरी चीफ मिनिस्टरशिप गई भाड़ में। आप राम भक्तों को देश भर मारते आए यहां तक, और अभी ये राम की सेवा करने के लिए कोई भक्त जिंदा तो रखो। तो आपका मैं रथ रोकता हूं, आप यहां से आगे मत जाइए। आडवाणी ने बोला कि नहीं, हम मानेंगे नहीं, आप बीच में मत आओ, राम के हम भक्त हैं और हमें राम मंदिर बनाना है वगैरह वगैरह। वो जो एरोगेंट स्पीच था वो हुआ। आडवाणी को उठाया लालू जी ने और कलकत्ता में कई अच्छे होटल में उनके रेस्ट हाउस में इंतजाम किया और मोर्चा खत्म किया। तो बाबरी मस्जिद ढोने के समय एक धक्का और दो बोलने वाले वो ऋतुम्बरा है, वो दूसरी अभी चीफ मिनिस्टर थी मध्य प्रदेश के कुछ दिनों के लिए। तो इन लोगों ने सबने वो बाबरी मस्जिद का ढांचा ढोया। इनका मकसद क्या है? मकसद है हमेशा देश में अशांतता रखना। अब क्यों रखना है? तो इसलिए रखना है कि आप तिलक सावरकर अगर गोलवलकर पढ़ेंगे तो उनका कहना है कि हम भारत के मालिक हैं, और जब तक सामान्य जनता की हम कमर तोड़ नहीं करते, आर्थिक हो सामाजिक हो, हम उन पर राज नहीं कर सकते या बौद्धिक भेजा सड़ाने का काम नहीं करते तो ये करते रहे। 18 बॉम्ब स्फोट किए। उनके सब नाम मैंने कल, आज भी मैं बोल सकता हूं, सभी भाजपा के पदाधिकारी है, और वो सभी बोलते हैं कि इसमें भागवत भी शामिल है। अशीमानंद का कन्फेशन है कि हमने कई स्फोट किए तो उसमें भागवत ने बोले थे। मकसद क्या था? मुस्लिमों के ही बस्ती पर बम डालना और मुस्लिम आरोपी करना। इतनी भी अकल नहीं कि मुस्लिमों की बस्ती पर बम क्यों डालेंगे। तो वो जो बम थे, वो जो देश में अशांतता करने का काम था, तो इनको आर्यवत हिंदू राष्ट्र स्थापन करना था। जो अभिनव भारत की संगठन है, वो संगठन के माध्यम से कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड मेजर कर्नल उपाध्याय और कई लोग थे, और ये सब बीजेपी से संघ से जुड़े हुए थे। तो फिर सब बॉम्ब हुए, मुस्लिमों को अंदर लिया। लेकिन करकरे एटीएस प्रमुख हो गए सितंबर 2008 में, और उसके पहले थोड़ा सा जून जुलाई में और सितंबर में एक बॉम्ब स्फोट हुआ मालेगांव में 2008 में, वो सितंबर में हुआ। तो उन्होंने उसकी जांच इतने साइंटिफिक तरीके से करी कि जो वहां मोटरसाइकिल मिली थी उसकी ओनरशिप खोजने का प्रयास किया, और सब गाड़ी को जो करना था किया, उसका चेसी नंबर लिया, और मालिक मिली प्रज्ञा ठाकुर। उसको अंदर लेते ही उसने सबके नाम बोल दिए, सबको अंदर लिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो आडवाणी जाके, यानी संघ का काम है, संघ कभी सामने नहीं आता, ऐसे इस्तेमाल करते हैं बहुजनों के लोग। तो उन्होंने आडवाणी को भेजा मनमोहन सिंह को मिलने को कि हमारे सब साधु संत अरेस्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो करकरे को रोको।
तो मनमोहन सिंह बोले ठीक है, मैं करकरे को बुला लेता हूं और उनसे क्या सच्चाई है जान लेता हूं। करकरे आए, उनके पास सब साइंटिफिक एविडेंस था। वो पीएम को दिखाया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह की खातरी हो गई कि इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, सज्जन आदमी थे वो। क्या मोदी शाह थे क्या कि हर इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करते? कभी इंडिपेंडेंट जांच होती नहीं उनके कार्यकाल में, ना गुजरात हो ना देश हो। तो मनमोहन सिंह ने बोला कि ठीक है, आपका काम करो। आप आडवाणी को फोन किया और बोले कि देखो, करकरे ने जो दिखाया वो सब सही है और उसको काम करने दो। चाहते हो आप तो आप उनको मिल सकते हैं, वो उनको आपको मिलने को भेजता हूं। करकरे को भेजा, लेकिन उस जमाने का, उस समय के सिक्योरिटी चीफ थे एम.के. नारायणन, जो भी अभी विवेकानंद उनकी जो संस्था है जहरीली विचारों का प्रसार करने वाली, वहां बैठते हैं और संघ के थे। तो वो सब जब उन्होंने देखा करकरे अभी किसी की सुनता नहीं है और करकरे को मारना जरूरी हो गया। क्यों कि करकरे के मारना महात्मा गांधी का खून के भी कई गुना इंपॉर्टेंट था। इनके 3 लैपटॉप मिले थे। 3 लैपटॉप में कई तरह का मटेरियल था। उनकी आदत थी कि वो जो मीटिंग करते थे, फरीदाबाद में मीटिंग हुई 2008 में, तो वो मीटिंग के मिनट्स वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। उनको पूछा क्यों करते थे, तो बोले हमारे से कोई गद्दार हो गया तो उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इतना सब एविडेंस करकरे ने कोर्ट में दाखिल किया है। लैपटॉप दाखिल किए, स्क्रिप्ट कुछ दाखिल किए कि मुझे समय लगेगा, 48 सीडीज या कुछ है, उसके बाद स्क्रिप्ट बनाने में देर लगेगी, इसलिए कोर्ट से मुदत मांगी और उसी दिन रात को या दूसरे दिन रात को करकरे को खत्म किया। सभी न्यूज़पेपर आप देखेंगे 4 दिन के, तो करकरे को तो उसके बाद जिसने झूठा तपास किया था उसके पास वो तपास गया। आगे चल के तो 26 अकरा के तुरंत जो हुआ, उसमें जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके बदौलत शिवराज पटेल ने कमेटी अपॉइंट की। तो वो कमेटी का रिपोर्ट आने के पहले उनके खिलाफ ऐसा कुछ उठाया, कपड़े बदलते, ये करते वो करते, और उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। वो रिपोर्ट आईबी ने छिपा के रखा। यानी क्या होता था, राज कांग्रेस का था ना, तो इनको अधिकारी सब इनके थे। मैं हमेशा बोलता हूं कि की इंस्टीट्यूशंस आर ऑलवेज मैन्ड बाय आरएसएस पीपल, आईबी, रॉ, जो भी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मिली थी मिनट टू मिनट, तो भी वो देश को बताई नहीं। तो बॉम्ब स्फोट हो रहे थे, दंगे हो रहे थे देश में। 91 के बाद जो भी इंदिरा गांधी ने किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोल इंडिया कंपनी स्थापन करी, यानी सब हमारी कुदरती संपत्ति है, देश की संपत्ति है, ये किया। उसके पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमल हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो सब रिएक्शनरी फोर्सेस वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बाउंस, वो जो रिजर्वेशन था, ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या था और क्या है, शोषण मुक्त समाज की निर्मित, किसी तरह का शोषण नहीं चाहिए। बाबा साहब का तो और भी बहुत बढ़िया आइडिया थी कि हमारे जो सब श्रमिक है, हम जो लोग हैं, हमारे हर दिन के लिए जो चीजें लगती है, रोटी, कपड़ा, मकान, चीज लगती है, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो भी सामान लगता है, उसके ऊपर ना नफा ना तोटा करके वो सबको मिलना चाहिए। देखो बाबा साहब का विजन क्या था, तो वो जो आज हम बोलते हैं महंगाई बढ़ी है, तो ये उसके से मुक्त था, बाबा साहब वही चाहते थे। और बोले कि आने वाली संसद ही मनुवादियों की बटीक होगी,
तो मैं मेरे लोगों के, मेरे यानी सिर्फ उनकी जात नहीं, उनके सामने देश, पृथ्वी और मानवता थी। तो उन्होंने जो इंतजाम किया संविधान में जो किया वो सामाजिक आर्थिक राजकीय समता की बात की। नेहरू भी कमिटेड थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन आई तो डिफरेंट कोर्ट में उसको विरोध हुआ, शुरू हुआ, रिजर्वेशन को विरोध शुरू हुआ, जमींदारी अबॉलिशन को विरोध शुरू हुआ, आर्टिकल 19 जो है व्यक्ति स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य का गैर फायदा लेने लगे लोग, और फंडामेंटल राइट का भी इंटरप्रिटेशन बहुत अलग होने लगा कि नहीं सब इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेहरू तो अवाक हो गए कि बोले मेरा तो सपना चकनाचूर हो गया, मैं तो ये रिजर्वेशन भी नहीं दे सकता। जमींदारी यानी जो प्रस्तावना में कमिटमेंट है कि हम सामाजिक आर्थिक राजकीय समता प्रस्तावित करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको बराबरी का दर्जा। तो जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने पहले अमेंडमेंट किए जून 1951 में, 51 साल जून में, 10-15 महीने में अमेंडमेंट करना पड़े। और वो अमेंडमेंट में उन्होंने ये जो सब कानून थे, ये सब कानून का नया शेड्यूल बनाया और कोर्ट के अधिकार निकाल लिए। वो स्टॉर्मी डेज ऑफ 16 डेज करके मेरे पास किताब है, मैं हमेशा दिखा था। तो ये नेहरू ने बहुत बड़ा काम किया, तो भी हमारे लोग नेहरू को गालियां देते हैं। तो इतिहास तो पढ़ो। उनकी हमेशा 1929 से उनकी हमेशा इच्छा थी कि जो दबा हुआ तबका है हमारे देश का, उसको बराबरी का दर्जा देना है। इंदिरा गांधी जुलाई 1982 को अमेरिका गई थी, रिगन प्रेसिडेंट थे। उनका भाषण मैंने मेरे फेसबुक पे डाला है। वहां वो कहती है कि मैं ये आज जो मोदी जी ने कहा कि विस्तारवाद के हम खिलाफ है, हम विकास की भाषा करेंगे। मोदी के उसके ऊपर बाद में आएंगे अपन। वो सत्ता में आते ही, सत्ता के पहले ही चाइना को लाल आंखें दिखाने की भाषा करते थे, पाकिस्तान को उसके भाषा में जवाब देने की बात करते थे, अक्साई चीन वापस लेने की बात करते थे, पाक व्याप्त कश्मीर वापस लेने की, मैंने सभी पड़ोसियों को उकसाए। बात की सिर्फ ना, अरे मिलिट्री नहीं भेजी सीमा पर, और इंतजाम नहीं किया कि चीनी घुसेंगे तो उनको खदेड़ देंगे। वो आ गए। बात आई एम सॉरी, अभी हम इंदिरा जी की बात कर रहे थे। तो इंदिरा जी ने वह भाषण किया कि मैं ये समझे आपके बड़े देशों के कंपटीशन के लिए मैं नहीं मिलती, सबको मिल रही हूँ। मेरा मकसद है, मेरे देश का मुझे विकास करना है। और वो कैसा करना है? हम बहुत पिछड़े हैं, स्वतंत्रता क्या हमें अनुभव भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत हर तरह का पारतंत्र में हमारी जिंदगी गई है, हमारे देश की जिंदगी गई है। और हमारे देश का एक बड़ा तबका है। मैं सभी अम्बेडकरवादियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इंदिरा गांधी का भाषण देखिए। एक बड़ा तबका है जिसको मुझे बराबरी का दर्जा देना है, और वो दर्जा देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आने के बाद उन्होंने, और उसके पहले भी जो उनके आपातकाल की भाषा करते हैं ना, आज के आपातकाल से कई गुना अच्छा था वो आपत्तिकाल। क्योंकि आप जो उनका 20 सूत्री कार्यक्रम देखेंगे, मैंने खुद लोक न्याय ले लिया इसके ऊपर कि जब भूमि ने जमीन की डिमांड की है तो कलेक्टर को देनी है, और नहीं दिया तो कलेक्टर को तबादला करो, ऐसा उसमें उल्लेख है, ऐसे नोटिफिकेशन है। तो मैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वैसे वो भूमिहीनों को जमीन देने के लिए हमने लोक अदालत में काम किया और लोगों को जमीन दी है। तो उसके बाद मैं आंदोलन करके भूमिहीनों को जमीन दे रहा हूं। तो मुझे मालूम है जमीन के टुकड़े की कीमत क्या होती है। जैसे मैंने बोला कि जमींदारी के खिलाफ जब कोर्ट के डिसीजन आने लगे तो नेहरू ने जमींदारी के जो अबॉलिशन के कानून करके वो कोर्ट के बाहर निकाल लिए, कोर्ट के पावर के बाहर निकाल लिए, नहीं तो नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहब ने आंदोलन किया, इसलिए हमारे टेनेंसी लॉ आया। हम जमीन के मालिक कैसे बने? हम तो पहले मालिक नहीं थे। देश गांव सब सेठ जी भटजी के और महाराष्ट्र के थे पेशवे के।
कार्यकाल की आप इतिहास देखेंगे तो कोई मालिक नहीं था, सबकी जमीन सिर्फ सेठजी भुर्जी के पास थी। तो हम लोग मालिक बने, नेहरू की बदौलत बने। रिजर्वेशन जो आज तक चल रहा था, अभी तो ना के बराबर है, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। इंदिरा गांधी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, सभी कुदरती संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया। उनका मकसद क्या था? जो हमारी संविधान की शुरुआत है, हम भारत के लोग, हम कैसा भारत खड़ा करना चाहते हैं कि जहां न कोई सामाजिक विषमता होगी, आर्थिक विषमता होगी, राजकीय विषमता होगी, वो भारत हम खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए नेहरू का जो सपना था वो आगे, शास्त्री जी भी अच्छे थे लेकिन उनको समय नहीं मिला, तो वो सपना इंदिरा गांधी ने पूरा किया और ये सब कुदरती संपत्ति देश के मालिक की थी, मालिक को दे दी, देश को दे दी। बैंक का भी, बैंक में पैसा किसका होता है? किसी की भी बैंक हो, बैंक में तो गरीब पैसे रखते हैं, कोई भी कैपिटलिस्ट पैसे रखता नहीं, क्योंकि वो पैसे सर्कुलेशन में रखता है, बिजनेस करता है। ये आज जो अवसर मोदी जो सत्ता पाते हैं, क्या क्या तो वो करने के पहले अभी क्या बोलते हैं वो कि कांग्रेस के राज में, अभी मैंने कई वीडियो डाले कि ईवीएम का मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी, उनका ही नेता नरसिंह राव सब विरोध कर रहे थे। नरसिंहा करके उनकी किताब है, सब विरोध कर रहे थे। अभी ईवीएम के बारे में कोई बोलता ही नहीं। और कांग्रेस के प्रयास था, यदि कोई कहेगा कि कांग्रेस ने ईवीएम मैनेज किए तो उसका भी सबको प्रूफ देना पड़ेगा। सिर्फ संघी लोग बोलते इसलिए मानो मत, क्योंकि ईवीएम कांग्रेस के राज में जब मैनेज हुआ तो वो बीजेपी को वोट देता था, बीजेपी के राज में भी जब मैनेज हुआ तो बीजेपी को वोट देता था। देखो सब देखिए, ईवीएम के बारे में तो मैंने मेरी बहुत जिंदगी उसमें गवाई है, बहुत अभ्यास किया है। तो मैं दावे के साथ कहता था कि यदि कोई मुझे बोलता है कि कांग्रेस ने ईवीएम मैनेज किया और ये उदाहरण है उसका, तो मैं सबकी माफी मांगूंगा। लेकिन जो भी हुआ, जब भी हुआ ईवीएम मैनेज हुआ तो सिर्फ बीजेपी को वोट गए। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि राज किसका हो, अप्रत्यक्ष राज हमेशा संघ का है, और जब कांग्रेस का राज होता है तो उनको ज्यादा ये मौका मिलता है देश को बर्बाद करने का। अभी थोड़ा सा उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो नोटबंदी करी, तो उसके पहले एक बार नोटबंदी का थोड़े कुछ 500 रुपए के नोट बंद करने की बात हुई थी, तो बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। पेट्रोल डीजल के दामों के भाषण देखो, ईवीएम के भाषण देखो, महंगाई के भाषण देखो, यह सब कांग्रेस के राज में ये सब आसान था। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार आंदोलन देखो, उसके पहले जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखो। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, थोड़ी गलती इंदिरा गांधी को हुई होगी, कोर्ट ने निकाल देने के बाद उन्होंने अपना चुप बैठना था, लेकिन वो सब जो किया जजेस, सुप्रीम कोर्ट, और उससे वो ज्यादा बदनाम हो गई। बदनाम होने का मौका मिला, लेकिन गरीबों के प्रति जो उनका काम है उस इमरजेंसी में, वो जरा किसी ने स्टडी तो करो, इतना अच्छा काम है। और गरीबों को वहां सहूलत मिलती थी, और हम जो बहुजन है, ब्राह्मण पुरुष छोड़ के हमको एक चीज मालूम नहीं कि हमें मनु के कायदे के अनुसार पढ़ाई की मनाही थी। हमारे ब्राह्मण माता भगिनी को भी पढ़ाई की मनाही थी। तो इमरजेंसी तो हमारे ऊपर हजारों साल से है। जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम भाषण नहीं कर सकते, जब हम भाषण नहीं कर सकते तो हम सोच नहीं सकते, जब हम सोच नहीं सकते तो इमरजेंसी में हमारे लिए क्या नया है, वही था ना। तो ये हम लोग समझते नहीं कि वो इमरजेंसी 1976 की इमरजेंसी संविधान के तहत लाई थी, और इंदिरा जी अपना गरीबों के लिए काम कर रही थी। वो उन्होंने उठाई, इलेक्शन लिया, वो हार गई। जयप्रकाश नारायण को तुम देखो, सभी हिस्ट्री में देखो,
किसको मान्यता मिलती है देश में? जो टिळक सिर्फ ब्राह्मण पुरुष के फेवर में था, बाकी 98.5 लोगों के विरोध थे, वो लोग मान्य हो गए क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणों की मान्यता की जरूरत थी ना। ये अभी परिमिला राव करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका, उसने टिळक जी पर लिखा है, और वो भी उनके सब पेपर लिखे, उनके एडिटोरियल्स, उनके थिंकिंग, और वो बोले कि ये तो 98.5% लोगों के खिलाफ थे, तो भी ये लोकमान्य हो गए। तो उसको बेचारे को मालूम नहीं, वो महाराष्ट्र की नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैडम हाँ वो लोकमान्य है। तो हुआ क्या? जयप्रकाश नारायण का आंदोलन किसने खड़ा किया? संघ ने खड़ा किया। संघ के बिना प्रेस किसी को उठाता नहीं, संघ के बिना प्रचार होता नहीं, और जो प्रचार हुआ और समग्र क्रांति का नाम दिया। और किसने गिराई सरकार? सरकार लाई, बीजेपी ने गिराई, क्योंकि उनको वो चलने नहीं देनी थी, उनको वो चलानी नहीं थी। उन्होंने तो क्या किया? 3 मिनिस्ट्री ली, फॉरेन मिनिस्ट्री लिया, तो मोसाद नाम के सबसे दुनिया की खतरनाक संगठन है, उससे वाजपेयी ने संबंध प्रस्तापित करे, और हमारे आरएसएस के वर्कर्स वहाँ ट्रेनिंग लेने जाते थे। वो जो विनोद मित्रा या कोई है, मोहित्रा, यानी प्रमोद महाजन का पीए था, वो मोसाद का ट्रेनिंग था, ऐसा लोक सत्ता ने लिखा है, मोसाद का ट्रेनिंग था। तो मोसाद से ट्रेनिंग शुरू हुआ, वो है वाजपेयी का काम हुआ। आडवाणी ने, उनके पास टीवी रेडियो थे, तो समय टीवी तो ज्यादा नहीं थे, जो था टीवी उसके ऊपर रामायण महाभारत शुरू किया, ताकि वर्ण व्यवस्था का पुनर्जीवन हो, और उसकी परिणति बाबरी मस्जिद गिराने में हुई। मुरली मनोहर जोशी ने शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने भविष्य लाया, शिक्षा, यानी हमको फिर बधिर बनाया। जब संविधान कहता है कि हम सबको वैज्ञानिक, विकासवादी, सत्सद बुद्धिवादी, तर्कशुद्ध बुद्धिवादी बनना है, तो हमको भविष्य में लटका दिया। तो ये जब भी इनको सत्ता मिलती है, तो अगले 500 साल का नुकसान करके रखते हैं। अभी मोदी जी ने कम से कम देश को 500 साल पीछे ले गए, मालूम होगा अभी बाद में मैं बताता हूं उसके ऊपर। तो फिर ये जो 2014 के पहले किसी को बोलने की इजाजत थी, हम कुछ देखो, मेरा एक पैराग्राफ है, अभी मैं पढ़ के दिखा तो समझ जाएगा, लेकिन मैं मनमोहन सिंह को इतनी गालियां देता था कि अमेरिका का दलाल है, देश का इसके बाप का है, क्या वो अणु ऊर्जा के बारे में इतने मैंने सरकारी टीवी पर भी कहा कि मनमोहन सिंह अमेरिका का दलाल है, और उसको अमेरिका ने बोला इसलिए नरसिंह राव ने अर्थ मंत्री किया था, वो वर्ल्ड बैंक से इधर लाए थे, क्योंकि वो दुनिया के कैपिटलिस्ट हमारे पीछे पड़े, भारत जैसी भूमि उनको चाहिए सबको। तो ये काम है मोदी कर रहा है, वो बाद में आता हूं मैं उसके ऊपर। तो फिर मुझे टीवी ने बाद में लिखित नोटिस भेजा कि आपने ये वो कल जो कहा उसका पुरावा। मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है, नरसिंह राव मेरे घर आके बोले थे। मैंने कहा मनमोहन सिंह को आपने, हम लिबरलाइजेशन के खिलाफ थे, लिबरलाइजेशन का मतलब है कैपिटलिस्ट को सब देना, और वो दिया, तो हम खिलाफ थे। इंदिरा जी के जो रास्ता था वो कांग्रेस ने नहीं स्वीकारा बाद में, और उनको भुगतना पड़ रही है। लेकिन उसमें गांधी परिवार को दोष देने से कुछ फायदा नहीं। मैं बोलता हूं ना कि जब करकरे मनमोहन सिंह को मिलने गया, तो संघ का आदमी वहां बैठा था, एम के नारायण एडवाइजर, जैसे दोवाल जैसे। मैं अभी अमेरिका में दलित मुस्लिमों का डेलीगेशन लेके वहां के डिप्लोमेट को मिला था, तो वहां भी इंटरप्रेटर आरएसएस के थे। मैंने कहा नमस्ते, आप तो यहां भी है यार, तो हमारा काम क्या होगा यार। तो जहां वहां वो बराबर पोजीशन लेके बैठे, अक्ल से ज्यादा नहीं है, लेकिन छलकपटी चाल से बहुत नुकसान होता है देश का। उनका हर आदमी एक ब्रेन कंडीशन होता है। कोई भी संघ का आदमी दुनिया में फेमस हुआ, कुछ मानव जाति के लिए किया, दिखाओ ना मुझे, दिखाओ। उनको तो इतनी दिक्कत है कि उनका एक भी आदमी हमारे सामने आदर्श करके खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लोग चोरते हैं,
भगत सिंह, जिसने कहा था कि ब्रिटिशों को हम घुमा यूं भगा देंगे, लेकिन आर्यभट्टों का, धर्मांध शक्तियों का क्या करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जिनकी सेना थी, उनको पैरेलल सेना इन्होंने ब्रिटिशों के साथ जोड़ दी थी। जो भी जिसका भी ये नाम लेते हैं, महात्मा गांधी प्रातस्मरणीय मनता ने उसका मर्डर किया। सरदार पटेल पुतला खड़ा किया, लेकिन सरदार पटेल ने इनको नकारा था। तो तभी ये जिसको भी दत्तक लेते हैं या आदर्श मानते हैं, वो उनके खिलाफ था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पुरोहित जब तक सड़के मरेंगे नहीं, तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो इतना बोलने के बावजूद उनको सर पर लेते हैं, हमको गुमराह करने के लिए, हम भारतीयों को गुमराह करने के लिए। तो ये सब चलता रहा 2014 के पहले, बहुत खुल्लम खुल्ला चलता था। लेकिन कांग्रेस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो कांग्रेस में भी आरएसएस वाले लोग हैं ना, आज भी है। और जो इंदिरा गांधी का राज था, तो इंदिरा गांधी यदि कुछ बोलना है तो वो अपने सबको छोड़ के गार्डन में जाती थी। जिसके साथ बात करनी है वो गार्डन में उसके साथ बात करती थी। वो होशियारी उनके पास थी और उनकी वो औकात भी थी। उनका कलेजा इतना बड़ा था कि जब अमेरिका ने धमकी देने के बावजूद उसने बांग्लादेश को फ्री कर दिया और हमें वो धमकी नहीं देना है बोल के किया। तो ये जब देश चल रहा था, अच्छा चल रहा था, विकास हो रहा था, कितने पीएसयू से जवाहरलाल नेहरू ने सब उद्योगपतियों को बुलाया था कि कैसा देश का विकास करेंगे। तो समाजवाद को सबने विरोध किया, लेकिन मिक्स इकोनॉमी की बात करी। और मिक्स इकोनॉमी में क्या, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए था, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, मशीनरी चाहिए, लोन चाहिए, वो सरकार ने देना है। तो फिर नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर शुरू किए और उसमें एमएससीबी आया। सब जो भी पब्लिक सेक्टर थे वो नेहरू ने शुरू करे। एलआईसी शुरू करी, बीएसएनएल है, कितने सेक्टर्स है जो पब्लिक सेक्टर है, ओएनजीसी है। जो सरकार की कुदरती संपत्ति थी उसके लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उद्योगपतियों को उद्योग करने के लिए मौका देने का नेहरू जी ने प्रयास किया। उद्योग खड़े रहे, पीएससी भी खड़े रहे। जो नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने खड़ा किया, जो देश के हित में निर्णय लिए, वो 2014 के पहले के हैं। और यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी मिसगाइड किया करा। वो जो स्वर्ण मंदिर पर हमला किया उसकी जरूरत नहीं थी। राजीव गांधी ने उसका ब्लैक थंडर किया था, यानी सब रास्ते बंद कर दिए थे उसमें, पानी, बिजली सब बंद करके, अनाज अंदर जाना नहीं, तो बाहर उनको आना ही पड़ा। हमारे लोग थे, उनके ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मिस एडवाइज हुआ, जिसने हमला किया वो भी मारा गया और मैडम भी मारी गई, इंदिरा गांधी भी मारी गई, वैद्य भी मारे गए। तो ये भी इल एडवाइस था। और संघ की दिक्कत क्या है? संघ की दिक्कत थी नेहरू फैमिली सिर्फ, बाकी कोई नेता नहीं था कद का, जिसका कद है ऐसा नेता नहीं था। आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम हमेशा गांधी परिवार का इतिहास देखो, सिर्फ त्याग का इतिहास है। ये सोनिया गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, देश के सामने वो प्राइम मिनिस्टर बनने के, सबको लगा मैडम अभी शपथ लेंगी। प्रेसिडेंट कलाम थे, कलाम ने अपने चरित्र में लिखा है कि सोनिया जी आई तो मैंने सब पेपर तैयार रखे थे कि आपको शपथ देनी है। तो वो बोले मैं नहीं लूंगी शपथ मनमोहन सिंह को देनी है। तो बोले मेरे तो कागज सब आपके हैं, आपके नाम के। मैंने बदलो बोले, तो अब्दुल कलाम को वो कागज बदलने पड़े और ये पीएम नहीं बने। उनको सब दिक्कतें भी मालूम थी, लेकिन पीएमशिप छोड़ना, जब हस्बैंड गया है, बच्चे छोटे हैं, यहां रहना मुश्किल है, तो भी पीएमशिप की वो इसमें पड़ी नहीं और मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। अभी आप लोग कहेंगे कि मनमोहन सिंह को बनाया तो वो नामधारी था, सब मैडम काम कर रहे थे, वो भी झूठ है। मैंने वो अंदर से देखा है। मैडम को मैं राजीव गांधी को जानता था, मैंने आपको बोला है पहले कभी, राजीव गांधी को मैं जानता था।
मैं सिटिंग जज था और सब लॉयर्स को मालूम होगा, जजेस को मालूम होगा, एक एक्साइज रिफंड का जजमेंट था। हम जो भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर एक्साइज हम देते हैं, यानी कस्टमर देता है, और उसका रिफंड फैक्ट्रीज को होता था, वो मैंने बंद किया। लेकिन मेरा जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट था, मेरे गुरु जस्टिस सावंत का भी था, तो वो जजमेंट हमारे माइनॉरिटी जजमेंट थे, तो वो कोर्ट में नहीं चलते थे। तो मैंने वो जजमेंट लेके राजीव गांधी के पास गया, यदि आप हमारी सुनते हैं तो देश के लाखों करोड़ रुपए बच सकते हैं। तो जजमेंट देखा उन्होंने, और शंकरराव चौहान अर्थ मंत्री थे, तुरंत उनको फोन किया कि देखो जज साहब का कहना बराबर है, 2 मिनट में। और वो मेरे साथ कल्पनाथ राय थे, उनके माध्यम से मैं गया, मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन मैंने धाड़स किया, सिटिंग जज होते हुए भी उनको मिला, और वो कानून बनाने का उन्होंने एश्योर किया। इमीडिएटली वो सब पेमेंट थे स्टॉप हो गए। शंकरराव चौहान ने पेमेंट स्टॉप कर दिए। शंकरराव चौहान भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। बोलने का मकसद क्या है, तो 2014 पूर्वी क्या क्या हो रहा था गरीबों के हित में, देश के हित में, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये लड़ाई वड़ाई युद्ध जो है वो हमारे बहुजनों के खून का पसीने पर लड़ाई जाते हैं, लड़ाई का काम नहीं। अभी वो बोले आज कि हमें विस्तार नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें विकास चाहिए। कब बोले? जब चाइना घुस गई तब। मैं बाद में आता हूं, पहले मैं 2014 का पूरा करता हूं। तो 2014 के पहले जो देश में चल रहा था, गलतियां हैं, भ्रष्टाचार था, लेकिन फशीवाद नहीं था। और वो सब जो भी फशीवाद होता था गांधी परिवार के ऊपर वो लोग फेंक देते थे। लेकिन मैडम ने, इंदिरा सोनिया गांधी ने मॉब लिंचिंग का कानून किया था। उनका जो एडवाइजरी बोर्ड था, उनको उन्होंने बोला कि हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून करेंगे। तो वो कानून, वो एडवाइजरी बोर्ड ने बोला कि आपका पॉलिटिक्स क्या होगा आगे, तो वो बोले उसकी चिंता मत करो, मॉरली होना चाहिए कि नहीं, तो होना चाहिए। आज भी कैसा मॉब लिंचिंग चल रहा है, तो होना चाहिए। तो कानून बनाया, कांग्रेस वालों ने पार्लियामेंट में दाखिल नहीं किया। मैडम जाके मोदी को मौत का सौदागर कहा गुजरात में, कांग्रेस वालों ने सपोर्ट नहीं किया। आज भी राहुल गांधी संघ के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस वाले सपोर्ट नहीं करते। पहली बार राहुल के मदद के लिए अभी संघवी ने स्टेटमेंट किया, वो जो चाइना के पैसे के बारे में, इन्होंने चाइना के कितने पैसे लिए, अरे 18 मीटिंग है इनके, पीएम के, सीएम थे तब के और पीएम बनने के बाद 18 मीटिंग है सीपिंग के साथ, यानी प्रीमियर उनका जो चाइना का जो है प्रमुख, उसके साथ। और 10 बार चाइना गए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर की इतनी मीटिंग हुई नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर 10 बार चाइना गया नहीं। 5 बार मोदी गए, 5 क्या 6 बार, और 4 बार सीएम थे तब गए। क्या कारण है? और आज चीन का नाम ही नहीं लेते। आज बॉर्डर पे जाके भी चीन का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान का नाम तो हर दिन लेते, हिंदू मुसलमान के लिए वो या फायदे का है, लेकिन चाइना का नाम ही नहीं लेते। क्या जैसी चाइना के साथ उनकी शादी हुई है? हम सब हमने कई बार लिखा है कि हम पीएम के साथ हैं, चाइना हमारा दुश्मन है। पीएम खुल के बोले चाइना के खिलाफ, बोलते नहीं। और ये अभी ये नौटंकी कर रहे हैं कि उनके माल पर हम बहिष्कार करेंगे। यार तुम कर ही नहीं सकते, वो बात 2014 की बात है, पहले मैं तुम कर ही नहीं सकते। तो 2014 के पहले जो देश का विकास हुआ, मनमोहन सिंह ने भी वो जो नई अर्थनीति है, हम उसके खिलाफ है, तो भी विकास तो हुआ ना। जीडीपी 10 तक था, अभी जब इन्होंने चार्ज लिया तो 8 तक था। 2014 तक तो 8, 2008 में संकट आया, आर्थिक व्यवस्था की मंदी आई, तो भी हमारा देश ने खुद को सावरा था, खुद को संभाला था। तो इसीलिए 2014 के पहले जो भी बुरा हुआ, बॉम्ब स्फोट हुए, दंगे हुए, बाबरी मस्जिद गिरी, गुजरात हुआ, संघ की सेवा किसने किया? तो मैं हमेशा हजारों साल का इतिहास भी मैं आपको बोल दूंगा तो आप मानेंगे नहीं। और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये उनके पूर्वज थे, वो जिन्होंने हमारा भेजा सड़ाया, स्वर्ग के नाम नरक के नाम, 33 करोड़ देव के नाम, हमको स्वतंत्र विचार करने नहीं दिया।
तो ये सब, और जो भी भारत में आया उनकी मदद से आया, और जो भी आया उसकी सेवा करी इन्होंने। मैं हमेशा बोलता हूं कि औरंगजेब का हेर प्रमुख हरि पंडित था, वो मोरोपंत पिंगळे का साला यानी बहनोई था। और मोरोपंत पिंगळे छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। मनुवाद को धक्का देने वाला छत्रपति शिवाजी पहला राजा। बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध धर्मियों को मारने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को लाया, इन्होंने लाया, निमंत्रित देके आया। क्रिश्चियन धर्म पहला इन्होंने लिया, मुस्लिम धर्म पहला इन्होंने लिया, और आज बोलते हैं हम ईसाई और क्रिश्चियन हमारे, ईसाई और मुस्लिम हमारे दुश्मन है। 99.99% मुस्लिम हमारे हैं। वर्ण व्यवस्था के कारण समता के खोज में वो धर्म में बदला, कोई ईसाई बना, कोई मुस्लिम बना, और पहले तो तुम बने, वो बाद में लोग बने। पहले तो आर्यभट्ट ब्राह्मण बने, वो धर्म लिया क्योंकि स्वार्थ था उसमें। चर्चेज बनाए, मस्जिदें बनाए, इन्होंने बनाई। तो जो 2014 के पहले हुआ, सबसे ताज्जुब करने वाली बात है कि 16वें 17वें शतक में हमारा देश सोनिया की चिड़िया था, और तब मुगलों का राष्ट्र देश दुनिया में सोनिया की चिड़िया करके गिना जाता था, क्योंकि हर स्किल्ड वस्तु की निर्मित भारत में होती थी। और ये अमेरिका का अर्थशास्त्रज्ञ बोलता है कि 16वीं 17वीं सदी में भारत में जो भी दुनिया में अच्छी चीजें थे वो भारत में भी बनती थी। इतना ही नहीं, तो भारत, यूरोप और अमेरिका मिलके जितने जहाज थे समुद्र में, उससे कई गुना ज्यादा जहाज हमारे भारत में थे। कलकत्ता बंदर में थे, मुंबई बंदर में थे। छत्रपति शिवाजी ने नेवी शुरू करी, संभाजी ने उसको बढ़ावा दिया। सर्व समभाव के लिए संभाजी महाराज ने दिंडी निकाली। ये दिंडी का फाउंडर संभाजी महाराज है, तुकाराम महाराज की दिंडी। बाद में वो ज्ञानेश्वर की आई, ठीक है, ज्ञानेश्वर भी संत थे, लेकिन दिंडी तो पहले समता के पताका लेकर संभाजी महाराज ने उसको प्रोत्साहन दिया था। तो भी छत्रपति शिवाजी ने ना मंदिर बनाया ना मस्जिद गिराई, तो भी उनको हिंदू हिंदू करके। छत्रपति शिवाजी उनके जमाने में जब दुनिया के नंबर 1 योद्धा थे, संभाजी महाराज दुनिया के नंबर 1 योद्धा थे। 1666 में पोर्तुगीज का गवर्नर लिखता है कि छत्रपति संभाजी की जगत जेते से सिर्फ तुलना हो सकती है सिकंदर, नेपोलियन वगैरह। इतना छत्रपति का नाम था। उनका डिप्लोमेसी का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत कारीगर था। सब अंग्रेज, पोर्तुगीज सब उनको डिप्लोमेसी की मीटिंग में घबराते थे। ये सब बातें आपके सामने आई नहीं। तो 16वें 17वें शतक का जो इतिहास है, मुगल थे तब भी। अरे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और पेशवाई ने उनको धोखा दिया, टीपू सुल्तान को, और खुद पेशवाई गमा बैठे और ब्रिटिशों का राजा है। तो चलो अभी ये 2014 के पहले के भारत में फसीवाद नहीं था। जो दंगे हुए, जो बॉम्बस्फोट हुए, जो भी कुछ बुरा हुआ, संघ ने किया था, दूसरा किसी ने नहीं किया। सिख दंगों के पहले आरोपी 50 आरोपी संघ के कार्यकर्ता है, नामजी देशमुख, और ये सब लोग इंदिरा जी को दुर्गा कहते थे। जब जेल में थे तो क्या उनके लांगुल चालन करके बाहर आए थे, तो इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते थे। उनको इंदिरा गांधी के 2 भाषण में सबको बोलना चाहता हूं। मैंने एक डाला है, कल फेसबुक पे है, ट्विटर पे भी डाला मैंने, कि वो कहते कि धर्म के नाम से बंटवारा करके देश का विकास नहीं होगा। तो हमें सबको साथ लेके सबको देश के विकास के लिए काम करना पड़ेगा, सबको देश के विकास में भागीदारी देनी पड़ेगी। ये सोच थी उनकी। लेकिन उनके भी इर्द गिर्द, सोनिया के भी इर्द गिर्द, देखो ना, सोनिया ने जो कानून बनाए, RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, अन्न सुरक्षा, अच्छा लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था, जिसको हमारे सब नेताओं का विरोध था कि गांव की जमीन लेनी है तो 80% गांव की संपत्ति चाहिए, और वो गांव का पुनर्वसन बिल्कुल नए तरीके से होना चाहिए। तो सबने बोला फिर उद्योग आएंगे ही नहीं। अरे तुमको उद्योग की पड़ी है कि हमारी जनता की पड़ी है? तो सोनिया ने ये कानून बनाया था
लेकिन ये मोदी आने के बाद उसको नकारा। मनरेगा का मैंने अभी डाला है ट्विटर पर, मनरेगा बोले मैं चालू रखूंगा आपका स्मारक करके, और आपको शर्म आनी चाहिए, सब मोदी भाषण करता है पार्लियामेंट में कि आपको मनरेगा का सहारा लेना पड़ा लोगों को खाना देने के लिए। अभी कल मोदी भाषण कर रहा था कि 80 करोड़ लोगों को 2 समय की रोटी देने के लिए, वो भी पश्चिम बंगाल और बिहार का इलेक्शन सामने रख के मैं 90,000 के इंतजाम करता हूँ, 90,000 करोड़ का। और अप्रैल में जून का मैंने इंतजाम किया था, उसको 60,000 करोड़ का इंतजाम किया था 2 समय की रोटी देने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हिटलर ने मुर्गा लेके पार्लियामेंट में गए थे, और हिटलर ने वो मुर्गे का एक एक पंख निकाला, वो मुर्गा चीखता रहा पार्लियामेंट में, और उसको नीचे डाल दिया और दाने उसके सामने रखने शुरू किए। तो वो मुर्गा हिटलर के सामने पीछे पीछे चलने लगा। तो हिटलर ने सबको बोला राज करना है तो ऐसा करना है। मोदी वही कर रहे हैं। आने के बाद नोटबंदी करी, सबके खिस्से से पैसे निकले। अरे मेरे 1-1 लाख के आंदोलन थे, नोटबंदी के खिलाफ मैंने आंदोलन किया तो 5,000 लोग नहीं आए। बोले सर खाने को नहीं, आने को नहीं, हम हमारे तो लोग सब अपने आप खर्चे से आते हैं, हम क्या उनको पैसे देंगे। तो इतना फर्क हो गया। और नोटबंदी से मिला क्या? इनके हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए प्रिंटिंग में, इसमें, और मिला तो कुछ नहीं। ऑन द कंट्री उनका डाव अलग था, वो आज भी देश को मालूम नहीं। नोटबंदी के पहले इन्होंने 3-4 लाख करोड़ रुपए प्रिंट करके पहले ही लाए, बाद में नोटबंदी जाहिर करी। इसलिए देखो गुजरात में, पंजाब में उनके 2000 के नोट नोटबंदी के पहले लोगों ने दिखाई है, गुजरात में तो रिपोर्ट है। तो और उसका स्टिंग ऑपरेशन कि पैसे की इनके गोडाउन भरे हैं, उसके स्टिंग ऑपरेशन आप समझते हैं, वो झूठ नहीं होता, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में मालूम नहीं जिसको कि वो ऑपरेशन हो रहा है। तो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो नोटों के रूम्स दिखाए गए, और वो जो वहां बैठा था केयर टेकर, उसको वो बोला कि कितने नोट है, तो बोले एक कमल की कमाल है, और वो अमित शाह का फोटो दिखा रहा था। ये नोटबंदी के पहले की बात। नोटबंदी के पहले देश भर में इन्होंने संपत्ति खरीदी करी, तो नोटबंदी के मालूम होने के सिवाय करी क्या? सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में उनके ऑफिस की जगह खरीदी करी बीजेपी ने, फिर संघ के लोगों ने, और नोटबंदी करी। 4 घंटे की नोटिस देके बनी, कई लोग मरे, और मोदी रोते थे कि मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, 50 दिनों के बाद मुझे फांसी दे दो। कहाँ फांसी दी, और कौन फांसी देगा? सबको आपने अंधा कर दिया है, सबका भेजा आपने सड़ा दिया है। क्या भेजा सड़ाने के कारण? हिंदू मुस्लिम 370। अरे हमारे रोजी रोटी का पहले करो ना, सबको देश के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की इंतजाम करो। अभी कल सिद्ध हुआ कि मोदी जी ने 60,000 करोड़ पहले दिए थे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। वो सब झूठ है, क्योंकि एफसीआई गोडाउन से धान्य बाहर आया नहीं, तो धान्य बांटा कैसे? ये सब बाकी का मैं बोलता हूं, लेकिन झूठ, रात दिन झूठ बोल। 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पाकिस्तान को लाला, चाइना को लाला के दिखाएंगे, अक्षय चीन वापस लेंगे, पाक वक्त कश्मीर वापस लेंगे। ये गवार जैसी भाषा है, इनको मालूम नहीं इंटरनेशनल क्या चला है। या ऐसे अपनी आलू भट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, वो लड़ाई छेड़ सकते। अभी क्या हुआ, चाइना ने घुसकर उनके सब बनाए ना, वो क्या लेक है, उसका नाम क्या है, पेंगोंग लेक, और गलवान घाटी में सब बनाए, सब उनके स्ट्रक्चर खड़े, और हजारों मिलिट्री बुलडोजर्स, सब टैंकर्स खड़े हैं। वो अभी वहां नहीं गए, वो नीम करके दूसरा गांव है, वहां गए लद्दाख में अब भाषण करने के लिए। आज वहां तो जाते ना कि क्या हुआ देखते तो ही। तो सब झूठ बोलना, और फिर उकसाना, चीन को उकसाया पार्लियामेंट में जब आप भाषण करते हैं कि हम अक्सर चीन वापस लेंगे। ये HM हमारा, जिसका रिकॉर्ड इतना खराब है, तड़ीपार था, सोहराबुद्दीन का, इशरत जहां का, ये होम मिनिस्टर थे, एनकाउंटर किया बोलते हैं।
एटीएस प्रमुख बोलता है गुजरात का कि ये हमारे कस्टडी में थे, इनकाउंटर सवाल नहीं था, ये कोई गुनहगार नहीं थे, उनकी मोदी को मारने को आए, ऐसा जब बात न्यूज आती है तो फिर देश में फिर एक अशांति का माहौल है, मोदी के बारे में सहानुभूति पैदा होती है। हम लोगों को क्योंकि मोदी के बारे में मारने की बात करी ना एल्गार परिषद में, और जो लोग अंदर है वो 80 साल के 70 साल के सोशल वर्कर है, स्कॉलर है, दुनिया भर के स्कॉलर लोग हैं, उनको अंदर लिया है। तेल तुंबड़े तक, वरिया राव, भारद्वाज, सब लोग जो अंदर लिए वो कितने विद्वान लोग हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वैचारिक विरोध करने वाले को, आपको राणा आयुक्त की किताब है गुजरात फाइल पढ़ो, ये फोन करते थे पुलिस ऑफिसर को, उसको टप, वो अंदर है उसको मारो, कस्टडी में है उसको मारो। तो वो राजन प्रियदर्शी एटीएस प्रमुख था, वो चिढ़ गया, वो बोला कि मैं इंडियन पुलिस के सर्विस में हूं, मोदी शाह के सर्विस में नहीं हूं। तो गुजरात का इतिहास है, गुजरात का कुपोषण, गुजरात के दारिद्र्य रेखा सब देश भर के सबसे नीचे है। गुजरात मॉडल क्योंकि, और आज भी मेरे पास वीडियो है कि मोदी ओबीसी नहीं है, मोद घांची करके उच्चवर्णीय जात है गुजरात की, और वहां से वो आते हैं, वो जो सर्टिफिकेट दिखाने वाला वीडियो है कि मोदी ओबीसी नहीं है, लेकिन खुद सीएम बनता है और खुद को ओबीसी बनाता है। क्या बात है, क्या काम किया मोदी ने? तो पहला काम किया ओबीसी बनाया, दूसरा काम गोधरा की जांच पुलिस ने शुरू करी थी। आईएसआई को वो लोग खोज कर रहे थे, किसने किया ये? मैंने बोले लोकल मुस्लिमों का खिलाफ करो। अक्षरधाम का बोले हमला हुआ, वो हमला इन्होंने करवाया, संसद पर हमला इन्होंने करवाया, सब पेपर्स। लेकिन करेंगे क्या? हम बोलते जो कि भाई जब खेत का कंपाउंड ही खेत खा रहा है तो क्या करें? तो अक्षरधाम का इन्होंने जो जांच करी, इन्वेस्टिगेशन किया, जो आरोपी पकड़े, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दुनिया में क्रिमिनल केस का तपास कैसा न हो, यह अक्षरधाम का उदाहरण है। अभी इससे क्या ज्यादा जोड़ा मारना चाहिए? लेकिन वो जोड़े लेते नहीं ना, फॉरगेट, बात ही नहीं करते, प्रेस नहीं लेते। तो जो दिन आ गए हैं, तो ये नोटबंदी करने के बाद हमारे सब कंपनियां, लाखों कंपनियां बंद हो गई। मेरे पास सब प्रूफ है, जो किसी को चर्चा करनी मेरे पास साथ तो करो, लेकिन मैं सब कागज आपको दिखाने लगूंगा तो 4 घंटे लगेंगे। अभी भी कितना समय हो गया मुझे मालूम नहीं, और मुझे बहुत बोलना है। लेकिन संघ की जो आइडियोलॉजी की मैंने बात करी है, और जो आर्यभट्टों की जो बात होती है, वो हमेशा हमको कम लिखते हैं। अरे सब ब्राह्मणों को पूछो, तुम पेशवाई में तुम कहाँ थे? बाकी ब्राह्मण, ये जो चित्पावन ब्राह्मण छोड़ के आप लोग कहाँ थे? आपके सबके औरतें बहनें सुरक्षित नहीं थी। पेशवाई में अधिकारियों को सख्त ताकीद थी कि 2-3 उनके औरतें चाहिए, और वो सुंदर चाहिए। पढ़ो, गोपाल हरि देशमुख नाम के उन्होंने शतपत्र लिखी है, उसमें पेशवाई के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है। हमारे और भी कई किताबें हैं। तो मेरी आपको विनती है कि अभी 2014 का वो जो सब रिपीटेशन 2014 में हो रहा है, 2014 में इनके लोग बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने वाली लड़की ने तकरार दी तो उसकी सब फैमिली मार डालते हैं। मॉब लिंचिंग का नाम है, गोरक्षक का नाम है। गोरक्षक के बारे में मेरे दोस्त है निरंजन टकले करके, उन्होंने गुजरात बॉर्डर पर खाटिक बन के सब बेच बना के, गुजरात बॉर्डर पर गाय जब आती है, भैंस जब आती है, ट्रक आता है गुजरात में, तो ये गुजरात के गौरक्षक वहाँ खड़े हैं, और उनका रेट तय है कि गाय लानी है तो 12,000 ट्रक के, भैंस लानी है तो 10,000 है। ये पैसे देने पड़ते, वहाँ ट्रक अंदर जाती है। और क्या है, सभी कत्ल खाने हिंदुओं के। और मोदी के जमाने में बीफ एक्सपोर्ट में हम दुनिया में हमारा पहला नंबर है। हमको क्या बोलते?
गाय मत काटो। तो ये जो अभी कल आत्मनिर्भर की बात की, अरे तुम आत्मनिर्भर की बात कैसे करते? तुमको गैट करार मालूम नहीं? तुम जितना धान तुम्हारे देश में पैदा होगा उसे 10%, 20% आपको परदेश लाना ही पड़ता है, नहीं तो वो गैट करार का भंग होता है। और अभी आप, तो मैंने कहा कि आते ही, आने के पहले सब झूठ बोला, ईवीएम के बारे में बोला, जो जो वादे किए, एक भी वादे की बात करी नहीं। काले धन की बात करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम नहीं ला सकते। और काले धन में है किसके? इनके सब दोस्त है। काले धन किसके? हम लोगों के क्या? अपने लोगों के क्या? काले धन वाले सब ये थे। अभी मुझे एक उद्योगपति मिला था, अभी उसका नाम बताएंगे तो उसको मार डालेंगे। उसका 35,000 का लोन माफ करना था, तो वो बोलता है मुझे 25,000 करोड़ दे दो, 35,000 करोड़ का लोन माफ करते हैं। क्या है? तो ये जो लोन माफी है, ये 2014 से लोन माफी, कर्ज माफी, ब्याज माफी, एक टैक्स माफी, ये 30 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ का है। और मोदी ने कल कहा कि 8 महीने के लिए मैंने करोड़ रुपए का धान देने का खर्च करे। वो तो झूठ है, लेकिन ये धान खर्च करने के लिए धान कहां से निकालना है? एफसीआई गोडाउन से निकालना है। वो जो निकाला ही नहीं, मई महीने में 13% निकाला रिक्वायरमेंट के, जून में 10% निकाला, तो धान कहाँ गया? और 60,000 करोड़ कहाँ गए? लेकिन 60,000 और 90,000 यानी 1.5 लाख करोड़ में वो 8 महीने 80 करोड़ लोगों को खाना दे सकते हैं। उनका हिसाब है, हमारा नहीं। तो 1 साल के लिए कितने लगेंगे? 2.25 लाख करोड़। तो सबको 80 करोड़ लोगों को धान देना है तो 2.25 लाख करोड़ लगेंगे। मोदी ने तो 50 लाख की खिलाफत बांटी, 40-50 लाख का लोन निकाला, उसका अभी 10 लाख रुपए महीना तो ब्याज है। रिजर्व बैंक से पैसे निकाले, जो चाइना वार के बारे समय भी नहीं निकाले थे इतने पैसे, अभी रिजर्व बैंक से निकाले। और एक अभी रिजर्व बैंक का एक ऑफिसर है, रिटायर हुआ, वो कहता है कि रिजर्व बैंक और हर बैंक में अनअकाउंटेड मनी भी होता है और सोना भी होता है। अभी उधर बैठे हैं और जिन्होंने 3 गवर्नर बदले हैं और रिसिग्नेशन देना पड़ा है, तो ये रिजर्व बैंक की क्या हालत है? अर्थतज्ञ नहीं है, सेक्रेटरी था, समय मदद करी थी, इनको बिठा दिया गवर्नर पे। तो वो जो सोना है, वो जो अनअकाउंटेड मनी है, वो कहाँ गई? LIC बेचना शुरू किया, ONGC बेचना घाटे में आ गई, शुरू किया। जो ONGC दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर था जो प्रॉफिट देता था, सब प्रॉफिट देने वाले सेक्टर बेचने लगे, ऑयल सेक्टर बेचने लगे। बिस्लरी के भाव से आपको आज पेट्रोल मिल सकता है, बिस्लरी के पानी के भाव से, तो नहीं दे रहे मोदी ने 900% ज़्यादा, 1000% ज़्यादा एक्साइज बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के भाव कभी कम होने नहीं दिए। और बोलते हैं कि मैं सब कम के रूप में बोला था, तो उसकी भाषा नहीं करते। तो पेट्रोल डीजल जब ये इसके भाव बढ़ाते हैं तो किसको तकलीफ होती है? अंबानी शाह को होती है थोड़ी, अंबानी अदानी को होती थोड़ी, उनकी कंपनी है। सभी गरीब लोग मरते हैं। डीजल तो ट्रक में लगता है, डीजल का भाव हमेशा कम था, अभी उन्होंने डीजल का भाव ज़्यादा किया है पेट्रोल से। मानिए इसका मतलब है कि गरीबों को जो सामान मिलने वाला है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, वो महंगा हो गया, महंगाई हो गई। और देखो ना, ये जो जैसे नोटबंदी करी वैसे लॉकडाउन किया, नोटिस नहीं दी, किसी का सलाह नहीं लिया। जब लॉकडाउन किया तो 100 लोगों को बाधित थे और 6 लोग मरे थे। अब जब लॉकडाउन खोल रहे हैं तो लाखों लोग बाधित थे और हजारों लोग मरे। तो लॉकडाउन करने का क्या था? और खुद जावड़ेकर जी बोलते हैं कि मोदी जी बहुत सतर्क थे किसके बारे में? कोरोना के बारे में। हमसे वो नवंबर दिसंबर से कैबिनेट में बात करते थे कि कोरोना से बहुत बड़ा धोखा है,
देखो, यानी कैबिनेट को मालूम था, दिसंबर में मालूम था, चलो नवंबर छोड़ दो, नवंबर में वो वुहान सिटी में आया था चाइना के, तो वो छोड़ दो, लेकिन दिसंबर से इनको मालूम था हमारा आवाजाही जो है चाइना से, वो जैसे हम यहाँ मॉल में जाते हैं वैसे हमारे हिंदू व्यापारी चाइना से व्यापार करते हैं। हर क्षेत्र में चाइना ने हमारे घर में घुसी, हर क्षेत्र में। हम सुबह जो उठते हैं तब शाम को सोते तक चाइना की माल हमारे घर में है, और ये मोदी ने किया। उसके पहले इतना नहीं था, 1 बिलियन का जो आयात निर्यात था, तो अभी वो 80 बिलियन तक गया है। 50 बिलियन का आयात होता है चाइना से, और हमारा तो 15-16 बिलियन का निर्यात है। यानी सब चौपट कर दिया, और अभी चाइना के बारे में बोलते ही नहीं, चाइना का तो नाम नहीं लेते, क्योंकि वो 18 मीटिंग, वो 10 बार जाना, वो गले पड़ना और झूले पर खेलना, कि झालं थोड़ा 5 मिनट। तो लॉकडाउन किया, तो लॉकडाउन यदि 8 दिन का समय देखे, सभी हमारे जो प्रवासी मजदूर थे उनको ट्रेन देके उनको अपने अपने गांव जहाँ भेजते, तो वो कोरोना लेके नहीं जाते। वो जहाँ शहरों में थे, भिखारी बन गए, खाने को नहीं, उनको पैदल चलाया, हजारों किलोमीटर पैदल चले लोग। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना नहीं। जब हाईकोर्ट जजेस रोने लगे, उन्होंने जब ऑर्डर करना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनको भी जाग आ गई, उन्होंने भी थोड़ी ऑर्डर करी, तब तक सब लोग पहुंचे थे। और कभी उसकी बात ही नहीं कही मोदी, और बोलते वो तपते हैं। अरे जब हमारे लोग संडास बाथरूम साफ करते तो बोलते उनको समाधान मिलता है उसका। तो गरीबों के खिलाफ हर कदम उठाया, और लोगों को मूर्ख क्या बनाया, हमने 370 हटाया। अभी देखो, लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी किया ना, उसके बाद चाइना ने घर गया हुआ। यूनियन टेरिटरी करने के बाद चाइना घुसाया अंदर, और 370 किया, हमने बहुत बड़ा काम किया। तुम कभी देखो, इतने 14-15 करोड़ लोग पैदल चले, तो इनके दिल में बिल्कुल, इनके पसीना नहीं आया, दिल पिघला नहीं कुछ। नेता का दिल कैसा चाहिए, मक्खन जैसा चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया। और ये भी अभी 80 करोड़ खाने को दिए बोलते हैं, 60 करोड़ दिए बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ ना, मैंने गोडाउन से वो ये जो वेबसाइट होती है उनसे निकाला, तो कितना धान निकाला वहां, तो डिमांड के 13%, 13%, 100 निकालना था तो 13 निकाल, और जून में तो 10 निकालना, 100 निकालना था, 10 निकाल। तो कहाँ गए 60,000 करोड़? ठीक है, अभी 80,000 करोड़ है। शायद अभी इलेक्शन आए तो ईमानदारी से निकालेंगे, लोगों को बांटेंगे, लेकिन इलेक्शन का गमिक है ये। तो यदि करना था तो लॉकडाउन के पहले से करना था ना, लॉकडाउन जब हुआ तब से करना था। और जब आपको मालूम था दिसंबर में, तो दिसंबर से सब एयरपोर्ट बंद करते, सभी एयरपोर्ट पे आने वाले लोग हैं, इनको अंदर नहीं आने देते, तो कोरोना आता ही नहीं। कोरोना आया बड़े लोगों के सामने, एरोप्लेन से आया, और हम भिखारी हो गए। तो हर डिसीजन मोदी का जो है, आप सोचिए, मुझे समय मेरा खत्म हो गया है, कितना बोलूं मैं भी थक जाता हूं, लेकिन इतना बोलने को है कि मोदी की हर स्टेप हमारे दुश्मन जैसी है। मोदी की हर स्टेप हमारे गरीबों के दुश्मन जैसी है। मोदी की हर स्टेप बहुजनों के खिलाफ है। मोदी की हर स्टेप देश को गड्ढे में डालने वाली। तो बैंक लूट गई, LIC लूट गई, ONGC लूट गई, सभी सार्वजनिक उद्योग बेच रहे हैं, सरकारी नौकरी में 25-30 लाख जगह खाली भरते नहीं है। तो आरक्षण का मतलब क्या है? भरना ही नहीं है। कोर्ट ने उत्तर आरक्षण खत्म करने के डिसीजन दिए हैं, और ये नया भरते नहीं, नौकरी में लोग लेते नहीं, तो आरक्षण का क्या फायदा है? तो ऐसे कई चीजें हैं जो सब गरीबों के खिलाफ हुए। 2014 के बाद मॉब लिंचिंग हुआ, दंगे हुए, गाय का मैंने बताया कमीशन लेते सब गौरक्षक, और ये सब इतना सच बोलने का सजा तो मुझे मिलने वाली है, मैं उसको तैयार हूं। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? ये संघ के बॉम्ब स्फोट के बारे में मैं ही बोलता था, करकरे के बारे में मैं ही बोलता था, मेरे दोस्त मुस्लिम और मैं दोनों ये करकरे के बारे में। पानसरे ने एक किताब पढ़ी, डाळीतले डोळ म्हणून,
मराठीतली है। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि अरे यार आप आर्यभट्टों के खिलाफ लड़ रहे हो, सही है। और उन्होंने एक मीटिंग करी और हम हु किड कर के 150 सभा लेने का ऐलान किया, तानसेन को बाहर डाला। तो मैं आप सबको विनती करता हूं कि 2014 के बाद का भारत, उसकी कांग्रेस से तुलना मत करो, गांधी परिवार से तुलना मत करो, गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ये संघ का डाव है। मुझे गांधी परिवार का कुछ लेन देन नहीं है, उनका मेरा आना जाना है, लेकिन मैंने कभी किसी का कुछ मांगा नहीं, किसी को कुछ, मेरी इच्छा भी नहीं अभी कुछ कई पद पर जाने की। जो कुछ हुआ है गलती करते रहे हम, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तीसरी शक्ति खड़ी हो ही नहीं सकती। तीसरी शक्ति के सब नेताओं को मैं जानता हूं, वो इतने स्वार्थी है, करप्ट भी है और अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। किसी का भी नाम मैं ले सकता हूं, मुझे सब मालूम है, लेकिन अभी उसमें कुछ फायदा नहीं। तो मैं सब विनती करता हूं, इस जनता को विनती करता हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की ताकत बढ़ाओ। कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि उनके बाजू में जो माफिया है उनको भी फिर डर लगेगा कि जनता भी इनके साथ आई है, तो उनको भी वो माफिया को दूर करना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन राज किसी का आया तो संघ के ताबे में सब सरकार होती है। जो भी बुरा होता है, कांग्रेस के राज में हुआ तो कांग्रेस ने किया, आपको लगता है किया तो इन्होंने, संघ वालों ने किया, नाम कांग्रेस का होता है। कांग्रेस की सोच इतनी बुरी हो ही नहीं सकती, इतनी जहरीली हो ही नहीं सकती, और गांधी परिवार की तो हो ही नहीं सकती। यदि होती तो सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती। यदि उनके मन में राजीव गांधी के बाद उनके पास बहुत पैसे है, तो सब पैसे लेके बच्चों के लेके इटाली जाती ना, गई नहीं। हमें सब सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और समझो कि कांग्रेस बुरी है, तो आज हम मोदी से छुटकारा कैसा करेंगे। और जिसको ऐसा लगता है, मुझे वार्निंग आ रही है कि चलो बंद करो, कर रहा हूं, बंद मैं करता हूं, लेकिन आखिरी बात बोलता हूं कि मोदी और कांग्रेस की या गांधी परिवार की तुलना हो ही नहीं सकती। मोदी जैसा क्रूर आदमी देश का पंतप्रधान हुआ, ये सब आर्यभट्टों की, यानी मनुवादियों की और मनीवादियों की साठगांठ से हुआ है। धोखा है, धोखा हुआ है, देश बर्बाद हुआ है। सुधरो सभी, हम साथ आके। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में किसी पद के लिए भूखेला नहीं हूं, नहीं लूंगा, लेकिन सब मिलके मोदी को हटाने के लिए संगठन करो। जय भारत। सब लोग चले गए होंगे, जाने दो।